नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपके साथ मैं हूं दीपेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिंधी समाज के प्रदेश स्तरीय सम्मान समारोह और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे। देवपुरी के गोदड़ीवाला धाम में आयोजित कार्यक्रम में 9 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने गोदड़ी धाम में माथा टेकने के बाद विवाह के बंधन में बंधे 9 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। इस कार्यक्रम में विधायक सत्यनारायण शर्मा और कुलदीप जुनेजा के अलावा बड़ी संख्या में सिंधी समाज के महिला, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि समाज में सामाजिक जागरूकता लाने के साथ खर्चीली शादी को कम करने के लिए सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। सिंधी समाज के द्वारा एक अनुकरणीय कार्य किया गया है। 9 जोड़ा शादी यहाँ हुआ है, सामूहिक विवाह संपन्न हुआ है और एक अनुकरणीय कार्य है। उसके लिए सिंधी समाज के आयोजकों को बधाई देता हूँ और नववधू को भी खूब आशीर्वाद, शुभकामनाएं। उनके जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय हो। भूपेश सरकार की 5 योजनाओं से पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम हटाने के बाद भाजपा विधायकों ने विधानसभा में नाराजगी जाहिर की। विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग भी की, लेकिन स्पीकर के द्वारा मांग को खारिज करने के बाद विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार के फैसले को अलोकतांत्रिक बताया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस भी हुई। शून्यकाल में बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने दीनदयाल उपाध्याय के नाम को हटाने के मुद्दे को उठाया और स्थगन प्रस्ताव रखकर चर्चा की मांग की। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा है कि महापुरुष किसी भी विचारधारा से आए, लेकिन उनके आदर्शों को ही माना जाता है। उन्होंने नाम बदले जाने को घोर अलोकतांत्रिक बताया। चंद्राकर ने कहा है कि इस प्रक्रिया को बदला जाना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि नई सरकार नई योजना बनाकर महापुरुषों के नाम पर शुरू करे, इस पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है, इस फैसले से सरकार की दूषित मानसिक सोच पता चलती है। दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर चलने वाली योजनाओं का नाम बदला जाना महापुरुषों का अपमान है। उन्होंने कहा है कि अगर सदन में इस मामले में आसंदी का संरक्षण नहीं मिलेगा तो हम कहां जाएंगे। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि सरकार एक विचारधारा को कुचलने की कोशिश कर रही है। देखिए, दुर्भाग्यजनक है कि नई योजनाओं का नाम तो नए लोगों के नाम से रखा जाए, परंतु अगर इस प्रकार से हम देश के महान लोग, महान नेता, महान आदर्श, अगर उनके नामों की योजनाओं को बदलना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी और नई पीढ़ी को पुराने महान लोगों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस प्रकार की जो प्रक्रिया पूरी तरह मुझे लगता है कि गलत है और ये हमें किसी को भी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। सदन में कांग्रेस विधायक मोहन मारकाम ने कहा है, यूपीए सरकार ने 1920 करोड़ रुपए राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम पर दिया था, लेकिन बीजेपी सरकार के दौरान दीनदयाल विद्युतीकरण योजना बना दी गई। वहां नगरीय निकाय मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा पर ही आरोप जड़ दिया। उन्होंने कहा है कि 2004 में बीजेपी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन आज प्रजातंत्र की दुहाई दी जा रही है। तो महापुरुष तो सबके हैं, ये उसको ध्यान रखना था। बदलने का काम 2004 में इन लोगों ने शुरुआत की थी। अब तो हम उसको सुधार रहे हैं। जो उनकी गलतियां हैं उनको सुधारने का काम हमारा ही है। पहले राजीव जी के नाम में था, अब उनको बदल के दीनदयाल जी के नाम में रख दिया था। तो बदलने की शुरुआत तो इन्हीं लोगों ने की थी। अब हम उसको सुधार रहे हैं कि योजनाओं का नाम सही लोगों के नाम में होना चाहिए, जिनका देश में और प्रदेश में इनका योगदान रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के दिन ही भूपेश सरकार ने उनके नाम पर चलने वाली 5 योजनाओं का नाम बदला। नगरीय निकाय विभाग ने शहरी क्षेत्र की इन 5 योजनाओं का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर करने का फैसला लिया, जिसके बाद अब नाम बदलने की सियासत को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार और पलटवार करने में जुट गए हैं। आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। अंतागढ़ टेपकांड मामले में प्रदेश कांग्रेस के सचिव और मामले के अहम गवाह अमीन मेमन का आज बयान दर्ज हुआ। अमीन मेमन ने 164 के कलमबंद बयान दर्ज कराए। प्रशांत कुमार भास्कर की कोर्ट में बयान दर्ज हुए। साथ ही मेमन ने गवाही के बाद खुद को खतरा भी बताया और सुरक्षा की मांग की। मेमन ने कहा कि खतरा तो है, सुरक्षा होनी चाहिए। कल अमीन मेमन के कोर्ट में धारा 164 के बयान दर्ज हुए थे। मेमन कोर्ट के बयान दर्ज कराने भी पहुंचे, लेकिन कोर्ट ने समय अभाव के चलते बयान दर्ज नहीं किए थे। बीजापुर में नक्सलियों ने आवापल्ली और भोपालपट्टनम मार्ग पर पर्चे फेंके। पर्चों में महान भूमकाल संघर्ष की 109वीं जयंती गांव कस्बों में मनाने का जिक्र है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद बेकसूर आदिवासियों को रिहा करने की मांग भी की गई है। नक्सलियों ने अर्धसैनिक बलों को बस्तर संभाग से वापस हटाने की बात भी पर्चे में लिखी है। ये पर्चे मद्देड़ एरिया कमेटी की ओर से फेंके गए हैं। कोरबा में शराब के नशे में जेल प्रहरी सड़क किनारे मिला। आसपास के लोगों ने नशे में मदहोश वर्दीधारी को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताएं कि जेल प्रहरी विक्रम सिंह नशे में चूर एसपी ऑफिस के पास सड़क किनारे पड़ा मिला था। एम्बुलेंस वाले इनको लेके आए, बहुत ज्यादा दारू पिए हुए थे, मतलब चलने की हालत में नहीं थे भैया। तो इनको हम लोग अंदर इमरजेंसी में लेके गए और इनका डॉक्टर को दिखवाया। अभी इनका उपचार जारी है। जांजगीर चांपा जिले में एक परिवार को जलाकर मारने की साजिश रची गई और इसके तहत रात में पेट्रोल डालकर घर में आग लगा दी गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त घर में आग लगी, दूसरी मंजिल पर रहने वाले बाकी लोग उठ गए और समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन इस आगजनी में महिला और उसके बच्चे बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए सिम्स बिलासपुर रेफर किया गया। परिजनों के मुताबिक एक बार पहले भी इस तरह की वारदात हो चुकी है। पता नहीं, कुछ लोग आए थे और यहाँ पे मिट्टी जल गए, 3 फीट के आग लगा के चले गए। कैसे पता चला? और आग लगा, फिर मौसी मेरी थी, वो जोर से चिल्लाई, फिर मैं भी उठा और पानी लाके उसको बुझाने लगा कि उसके मकान में अज्ञात व्यक्ति द्वारा पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया है, जिस पर से वंदना टंडन और उसके घर में 2 अन्य रिश्तेदार तो वहाँ थे। तीनों को कुछ आग से जलने से चोटें आई हैं, जिस पर से उनको पामगढ़ हॉस्पिटल लाया गया है। वंदना टंडन की स्थिति गंभीर होने से उसे सिम्स रेफर किया गया है। बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत लवन चौकी में पीड़ित महिला खेंदा निवासी ने अपने ही गांव के लड़के ताम्रध्वज वर्मा पर छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद लवन चौकी प्रभारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी को पतासाजी कर दिनांक 11 तारीख पतासाजी कर गिरफ्तार कर छेड़छाड़ का अपराध पंजीबद्ध करके जेल दाखिल किया। रायपुर के राधा स्वामी नगर में पुरानी बस्ती थाना इलाके में रात के समय एक महिला के गले से चेन लूटकर 2 बदमाश भाग निकले। बदमाश पल्सर गाड़ी से आए थे और महिला के गले से चेन छीनकर रफूचक्कर हो गए। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस अब दोनों लुटेरों की तलाश में जुटी है। खबर दंतेवाड़ा से। यहां के रावण डेंग रोड पर तेज रफ्तार बाइक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरे युवक को एम्बुलेंस की मदद से दंतेवाड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में जगदलपुर रेफर किया गया है। राजनांदगांव में पुलिस ने एक सशस्त्र चोर गिरोह को गिरफ्तार किया। पकड़े गए चोरों से 12 बोर की बंदूक के साथ 38 नग कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ। इनसे पूछताछ के बाद चोरी की कई वारदातों का खुलासा हुआ है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग 12 बोर की बंदूक के कारतूस बेचने की फिराक में हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके पर धावा बोला और 3 आरोपियों को धर दबोचा। तीनों आरोपी कई चोरी की वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके हैं। रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित कॉलोनी के सूने घरों को ये अपना निशाना बनाते थे। देश भर की कोर्ट में 12 फरवरी को वकीलों का कामकाज ठप रहा। अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर पूरे देश के वकील आज हड़ताल पर रहे। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा में भी अधिवक्ता संघ द्वारा 1 दिवसीय हड़ताल की गई। इस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संघ के अध्यक्ष विजय पटेल ने कहा कि भारतीय विधिज्ञ परिषद संघ द्वारा अधिवक्ताओं के हित में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, बीमा, पेंशन जैसी कई मांगों को लेकर विरोध किया गया है। मैं बिरल आए भैया। कैसे? अरे जमानत करवाए आ रहे हैं तो देखा तो वकील बन के हड़ताल है, तो मोर संग दूर लाए के सब परेशान है हड़ताल के कारण। हाँ, क्या नाम है? मुन्ना रमेश क्राफ्ट बिरला। और जो अधिवक्ता के हित में अभी तक जो कोई सरकार द्वारा किसी प्रकार कानून नहीं बनाया गया है, जिसके संबंध में भारतीय अधिवक्ता परिषद के द्वारा जो 10 सूत्री मांग है, जिसमें अधिवक्ता एवं उसके परिवार के बीमा चिकित्सा के लिए, डेथ क्लेम के लिए
और जो अन्य सुविधा है उसके लिए आज 10 सूत्री मांग के समर्थन में भारत अपना चापा अधिवक्ता संघ भी उस 10 सूत्री मांग के समर्थन। कांकेर के दुधावा डैम में बड़ी मात्रा में सरकारी दवा फेंके जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर जब मीडिया की टीम घटनास्थल पर पहुंची तो पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने कुछ दवा पानी से बाहर निकलवा ली। बताया जा रहा है कि पशुपालन विभाग के अफसरों ने अपनी गलती छिपाने के लिए सरकारी दवाओं को पानी में फेंकवा दिया था। इसमें कुछ दवा एक्सपायर तो कुछ अभी भी इस्तेमाल के लायक थी। पशुपालन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से पूछे जाने पर उन्होंने जांच के बाद ही कुछ कह पाने की बात कही। बहुत सारा है, बहुत को तो शायद निकलवाए हैं कोई, और उसमें दिखा है कि बहुत बड़ा बड़ा कैप्सूल है, वो तो केवल पशु का ही है। क्या लगता है सरकारी सप्लाई वाला है? हाँ, ये सरकारी। रायपुर में बीमा, स्वास्थ्य, बेहतर चिकित्सा और न्यायालय में नियुक्ति की मांग को लेकर देश भर के अधिवक्ताओं ने आज मोर्चा खोला था और यह आंदोलन अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपील पर किया गया। इस कड़ी में रायपुर के अधिवक्ताओं ने भी कोर्ट परिसर में धरना आंदोलन किया और अपनी सुविधाओं के लिए मांगे रखी। मुझे तो आज ही पता चला, कोर्ट में आज मेरी पेशी थी, उस मामले के लिए मैं आया था, तो मुझे पता चला कि आज यहाँ वकीलों की स्ट्राइक है और स्ट्राइक होने की वजह से आज यहाँ शायद हमारी पेशी भी नहीं होगी। और मेरी तरह कई लोग हैं ऐसे जो परेशान हो रहे हैं क्योंकि अचानक शायद एक दिवसीय इनका। इंडियन बार काउंसिल इंडिया के आह्वान पर 10 सूत्री मांगों को लेकर अधिवक्ता संघ धरने पर बैठा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रायपुर का कोर्ट है और कोर्ट के अंदर जो पार्किंग स्थल है वहाँ पर तमाम जो वकील हैं वो धरने पर हैं। 10 सूत्री जो उनकी मांग है, पहले तो उनकी मांग है कि उनके परिवार को आश्रित नियम 20 लाख का दिया जाए। इसके अलावा 9 सूत्री उनकी और मांग है और कल उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया था और आगे भी प्रदर्शन करने की उन्होंने मंशा भी जता दी है। और आज पूरी तरीके से जो रायपुर का कोर्ट का कामकाज है वो पूरी तरह से ठप है क्योंकि वकील धरने पर है। हमारे साथ कुछ वकील उनसे बात करते हैं, क्यों है धरने पर, क्या मांगे हैं आप लोगों? देखिए, हिंदुस्तान में हर तबका समस्याओं से ग्रस्त है, उसमें हमारा ये तबका जो आज़ादी के आंदोलन में अपनी भूमिका निभा चुका है वो भी त्रस्त है। कोई भी सरकार अधिवक्ता हितों में काम नहीं करती है, अधिवक्ताओं की जायज मांगों के बारे में कभी सुनवाई नहीं करती है। तो अखिल भारतीय हमारे अधिवक्ता मातृ संस्थाओं के आह्वान पे हम सभी आज एक 10 दिवसीय न्यायालयिक कार्य से विरत रहे हैं। हमारी मुख्य मांगों में यह है कि 20 लाख रुपए तक का बीमा किया जाए। हमारी मांगे हैं जहाँ जहाँ संस्था में रिटायर्ड जजेस या रिटायर्ड लोगों की नियुक्ति की जाती है वहाँ पे काबिल वकीलों को भी नियुक्त किया जाए। हमारी मांगे हैं कि हमारी अधिवक्ता साथी बीमारी की अवस्था में रहते हैं तो उन्हें पेंशन दिया जाए। हमारी मांग है कि अधिवक्ताओं को उचित चिकित्सा व्यवस्था कराई जाए। ये सारी हमारी 10 सूत्री मांगे हैं जिसके संबंध में आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कामकाज पूरी तरीके से ठप है, लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। ये ऐसा तबका है जो लोगों के लिए तो कानून की लड़ाई लड़ लेता है, अपने लिए नहीं लड़ पाता है। तो अधिवक्ता आज अपनी स्वयं की लड़ाई के लिए उतरा हुआ है। यदि आम जनता को किसी प्रकार की तकलीफ होती है या असुविधा हुई है तो हम उसके लिए खेद प्रकट करते हैं। धरने के बाद तमाम जो वकील हैं वो राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और इनके धरने के चलते जो तमाम कामकाज है कोर्ट का वो ठप पड़ा है। लोग जो काम से यहाँ कोर्ट आए हैं, जो न्यायालय के काम को लेकर आए हैं, पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। किसी प्रकार का काम लोगों का नहीं हो रहा है, लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। हालांकि धरने में बैठे वकीलों का कहना है कि आगे भी उनका जो आंदोलन जारी रहेगा अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती। कैमरामैन राहुल के साथ शर्मा स्वराज। इस वक्त रायपुर से एक बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान। जिला खनिज न्यास में प्रभारी मंत्री अध्यक्ष बनेंगे। कलेक्टर, सचिव और विधायक सदस्य होंगे। अब तक कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते थे और जिला खनिज न्यास में प्रभारी मंत्री का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, खनिज जो काफी महत्वपूर्ण विभाग है और इससे बड़ा रेवेन्यू मिलता है राज्य सरकार को और इसी विभाग में सबसे ज्यादा अंधेरगर्दी मचती है। तो ऐसे में प्रभारी मंत्री को अब न्यास का अध्यक्ष बनाया गया है। आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या वजह बताई जा रही है इस कवायद के पीछे? देखिए, बड़ा फैसला है ये सरकार का। दरअसल जिला खनिज न्यास में बड़ा फंड होता है और इस फंड
के पीछे आशय ये होता है कि जो माइनिंग अफेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इस फंड से डेवलपमेंट किया जाए। और अब तक कलेक्टर ही इसके अध्यक्ष होते आए हैं और पिछली सरकार में भी लगातार ये मांग न केवल मंत्रियों के जरिए बल्कि विपक्षी सदस्य भी उठाते रहे हैं कि कलेक्टर की जगह स्थानीय जनप्रतिनिधि या प्रभारी मंत्री को जिला खनिज न्यास यानी डीएमएफ का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन इस मांग पर बहुत ज्यादा कार्रवाई पिछली सरकार में नहीं हुई। इस मांग को कचरे के डब्बे में तरीके से डाल दिया गया था। लेकिन अब भूपेश सरकार के आने के बाद से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि जिला खनिज न्यास में अब प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे। जो कलेक्टर अब तक जो अध्यक्ष होते आए हैं वो पदेन सचिव होंगे और सदस्य के तौर पर विधायकों को शामिल किया जाएगा। और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि इस खनिज से जिस तरीके से कई ऐसे मदों पर राशि खर्च कर दी गई जहां पर इसकी जरूरत नहीं थी, स्थानीय स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर राशि खर्च की जानी थी, लेकिन कलेक्टरों ने अपने कलेक्ट्रेट कार्यालय में लिफ्ट बनवा दिए। इसके अलावा बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स बना दी गई, जबकि ये मद स्थानीय स्तर पर बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए खर्च किया जाना था। इसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये ऐलान कर दिया है कि अब जिला खनिज न्यास में प्रभारी मंत्री ही अध्यक्ष होंगे। शुक्रिया आशीष, बातचीत करिए। तो कई समय से मांग उठ रही थी कि प्रभारी मंत्रियों को न्यास का अध्यक्ष बनाया जाए और कलेक्टर का पूरा अधिकार न रहे। ऐसे में ये बड़ा फेरबदल किया है राज्य सरकार ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दिए हैं कि अब जो खनिज न्यास होगा उसका अध्यक्ष प्रभारी मंत्री होगा। और इसके बाद कलेक्टर सचिव रहेंगे और विधायकों को उसका सदस्य बनाया गया है। तो बड़ा फैसला यहां पर भूपेश बघेल की ओर से, क्योंकि खनिज विभाग काफी कहें मलाईदार विभाग होता है और ऐसे में कथित तौर पर गड़बड़ियों की शिकायत थी, जिसके बाद व्यवस्था बदलने और सुधारने के लिए अब ये कवायदें की गई हैं। कलेक्टर अब इस न्यास के सचिव होंगे, जब तक अध्यक्ष होते थे, और विधायकों को इसका सदस्य बनाया गया है। सुझाव दिए उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, वारी, जिला बचाना है संगवारी, इसमें काफ़ी सदस्यों ने हिस्सा भी लिया। बहुत सारे लोगों को उत्सुकता थी, बहुत सारे प्रश्न भी थे, उसका उत्तर भी हम लोगों ने दिया। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल है, चाहे नालों के रिचार्जिंग की बात हो, चाहे मवेशियों की सुरक्षा और नस्ल सुधार की बात हो, चाहे वहाँ दूध और खाद के प्रबंधन, चाहे गोबर गैस के प्रबंधन की बात है, वो हम लोग कर रहे हैं। ऐसी तेजी से हम लोग करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो झीरम घाटी में हम लोगों ने एसआईटी गठन किया था और उसके बाद होम मिनिस्ट्री से और एनआईए से केस वापस लेने के लिए हमने पत्र लिखा था, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे भारत सरकार ने नकार दिया है, इनकार कर दिया है। और इससे हमारी जो शंका है वो और बलवती होती है कि इस घटना के पीछे कोई न कोई तो था। ये जो हम लोग कहते थे कि राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है, ये जो हम लोग आरोप लगाते थे उससे आज और बल मिला है और इस मामले को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्या स्टैंड रहेगा? भारत सरकार ने यदि इनकार कर दिया तो न्यायालय के दरवाजे तो खुले हैं, हम न्यायालय जाएंगे, न्यायालय से मांग करेंगे। मुख्यमंत्री जी, ये खनिज न्यास जो है उसमें आप प्रभारी मंत्री जो है वो व्यवस्था बदलने की बात कही है, वो सर्कुलर जारी करेंगे। मैंने आज घोषणा की है कि जो न्यास
जो बनाए थे और उसमें जो बंदरबांट हुआ है, वहाँ के आदिवासियों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन ठेकेदार मानवान हो गया। तो ये जो व्यवस्था है उसे हमको बदलनी है। वहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं उसके अध्यक्ष होंगे, कलेक्टर उसके सचिव होंगे और सदस्य जिले के जो विधायक हैं वो सदस्य होंगे और कौन कौन लोग होंगे उसके अलग से सर्कुलर जारी कर देंगे। जांच भी कराएंगे, वसूली भी कराएंगे। ये बड़ा मामला है और इसी कारण से जो डीजी है उसका निलंबन जो हमने किया है उसका कारण यही है कि उसमें जो दस्तावेज हैं उसमें उन्होंने फोन टेपिंग के रिकॉर्ड उसमें मिले हैं और ये निजता का हनन है और किसी भी अधिकारी का राज्य सरकार से अनुमति लिए बिना वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता और इसमें कूट रचना भी हुई है, षड्यंत्र भी किया गया है और इसलिए हमने डीजी और एसपी को तत्कालीन जो पदाधिकारी एसीपी और ईओडब्ल्यू पदस्थ थे उसे निलंबित किया है और एक दहशत का वातावरण पूरे प्रदेश में था, चाहे वो मंत्री हो, विधायक हो, अधिकारी हो, राजनेता हो, पत्रकार हो, कोई फोन में खुल के बात नहीं करता था। वो इसी कारण से था, पता नहीं कब किसका फोन टेप हो रहा है। जिसको मैंने निलंबित किया उसी का आदेश से हुआ होगा क्योंकि वो हेड तो वही थे। तो ये बड़े बड़े लोगों को फोन टेप करते रहे हैं। शिकायत तो ब्लैकमेलिंग की भी है। एक व्यक्ति ने ये भी फोन मतलब शिकायत किया है कि इस प्रकार से कूट रचना करके फोन टेपिंग करके ब्लैकमेलिंग भी करने की शिकायत हमको मिली है और ये बेहद गंभीर मामला है कि किसी भी फोन कोई टेप नहीं कर सकता, लेकिन पिछली सरकार ने इसे कराया और उसके प्रमाण हमारे पास हैं। इसी कारण से इसको निलंबन किया और उसे पूछताछ भी करेंगे आखिर किसके कहने से किया था उन्होंने। क्या पूछ रहे हैं? तमाम इस दौरान जो छापे मारे गए, आलू कटवाल बिलासपुर वाला जो छापा था, इस मामले में भी एक बार FIR है। क्या उस दौरान जो मारे गए छापे की लड़के का ब्यूरो इंडोडेगी जो छापे करती थी उसकी भी जाँच करवाई क्योंकि जान वो छापे मारे गए? देखिए, शिकायतें हुई हैं, हम जांच कर रहे हैं। अभी तो नान घोटाले में फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो तमाम रुकावटें ये कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक के जो बदलापुर की बात कर रहे हैं, ये क्या है? हम न्याय की बात कर रहे हैं, न्याय मिलना चाहिए और इसी आधार पर हम जनता से हमने समर्थन मांगा था और उन्होंने 3/4 बहुमत हमको दिया है। तो आखिर इस प्रदेश में भय और आतंक का जो वातावरण है उसे समाप्त करने के लिए दिया है। तो उन लोगों को जो भयभीत करते थे, जो डराते थे, जो धमकाते थे, जो ब्लैकमेलिंग करते थे, उनके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। आज तक कभी विपक्ष पूछ रहा है पैसा कहाँ से आएगा? आपने कहा कि उद्योगपतियों को स्टैंप ड्यूटी में छूट दी गई थी, मोबाइल बैंक में 1400 करोड़ रुपए निर्दयता से आएगा पैसा कि हम ऐसे फिजूल खर्ची को रोक लगाएंगे तभी हम किसानों की ऋण माफी 2500 रुपये क्विंटल हम धान कीमत देने जा रहे हैं। पैसा था तभी तो फिजूल खर्ची कर रहे थे और फिजूल खर्ची रोकेंगे तो किसानों को कीमत देने में हम सफल रहेंगे। आपने सदन में कहा था कि बहुत से ऐसे काम हुए हैं कि काम हुआ है, राशि पहले आयोजित कर दी गई है, बहुत से ऐसे काम हुए हैं। ऐसे कामों के लिए भी कुछ अलग से जांच उठाई जाएगी विभागों में? अब वो सभी विभाग से मामला छन के आ रहा है। दमान बाबू इस्तीफा दे रहे हैं, वहाँ पेपर नहीं मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, एक एक करके छन के आएगा। लेकिन हल्ला ज्यादा कर रहे हैं कि बदलापुर सहयोग करना चाहिए। लूटे हैं तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए। दोनों जगह वहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के तय करेंगे कि आखिर इसका उपयोग क्या है।
गरियाबंद के आदिवासी बाहुल्य वनांचल ग्राम कोसमी में संचालित ISBM यूनिवर्सिटी में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इसके मुख्य अतिथि राज्य विधायक अमितेश शुक्ल रहे। अपने उद्बोधन में उन्होंने आदिवासी अंचल में शिक्षा का दीप जलाने वाली यूनिवर्सिटी के चेयरमैन महेश अग्रवाल और विनय अग्रवाल की सराहना करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए प्रशासनिक स्तर पर जो भी संभव होगा वो करेंगे। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी की प्रतिभाओं को शिक्षा और कला के क्षेत्र में बेहतर प्रस्तुति देने पर प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। आयोजन में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ अभिभावकों के अलावा यूनिवर्सिटी के अध्यापक और प्राध्यापक उपस्थित रहे। यहाँ पर बच्चों के पास और कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं और इस एरिया में यूनिवर्सिटी चालू होने की वजह से उनको एक प्लेटफॉर्म, एक आगे बढ़ने के लिए एक जो फ्यूल था वो फ्यूल उनको यहाँ पर मिला है। वार्षिकोत्सव इंद्रधनुष द्वितीय का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 100 से 150 तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें बच्चों को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए पुरस्कृत भी किया गया। तो होता है, बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस भी ऐसे ही हुआ। मैम लोग का सब, सर मैडम सब लोग सपोर्ट किए हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा था। पढ़ाई के साथ साथ कुछ कार्यक्रम होता है। तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में इतना ही। आप देखते रहिए।